हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में फिर से हम पेपर डिस्कस करेंगे और पेपर रहेगा पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024। तो 2024 के पंजाब पुलिस कांस्टेबल के हुए सभी पेपर्स में से आज का ये पेपर एक और है। हम इसी सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं आए दिन। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से 76 नंबर पे आया और क्वेश्चन बेस्ड ऑन मतलब सेंटेंस का अरेंजमेंट करना था। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस का मतलब है एक ही सेंटेंस है और वो सारे पार्ट्स को शफल किया हुआ है यहाँ पर। अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सभी पार्ट्स को अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए, जब भी आप एक सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो आप हमेशा, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट ढूंढना होता है कि नॉर्मली एक सब्जेक्ट से लाइन शुरुआत करती है, तो सबसे पहले वो हिस्सा ढूंढना है जिसमें एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जो लाइन का सब्जेक्ट बनाया जा सकता हो। तो अभी गिवन ऑप्शंस के हिसाब से सोचा करो तो वो बहुत आसान तरीका हो जाता है एक करेक्ट ऑर्डर को ढूंढने का। जैसे कि पहले ऑप्शन के हिसाब से P, सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से S, थर्ड ऑप्शन के हिसाब से Q और R जो है हमारे फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से। तो देखा जाए चारों ऑप्शंस में अलग अलग स्टार्टिंग है, चारों ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिगिनिंग है। P, Q, R, S कोई भी शुरुआत कर सकता है लाइन का। तो अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे नेमिंग लाइन। नेमिंग लाइन से मेरा मतलब है नेमिंग पार्ट ऑफ द लाइन। तो देखिए, पहले में कहता है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये पूरा सब्जेक्ट लग सकता है ना, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट की भी बात की जा रही है। तो पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन कैन, ये भी हो सकता है, पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन से भी आता है। एविडेंस बेस्ड एंड वेल टारगेटेड। एविडेंस बेस्ड एंड वेल टारगेटेड, ये तो कुछ ना कुछ एविडेंस के बारे में आया होगा, तो हम इन एविडेंस के बारे में कुछ और इलेबोरेट करते दिख रहे हैं। तो आर हमारी कैन नॉट बी द फर्स्ट लाइन। बी फुली रेज्ड, तो ये भी हमारी पहली लाइन नहीं हो सकती। तो अगर आप एक चीज़ और जानते हो, थोड़ी थोड़ी ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए इस लाइन को कंपोज करते हुए। नहीं, मेरे मतलब है ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलेगा किस वर्ब के बाद क्या प्लेस किया जा सकता है। तो कैन ओनली, देखिए आपको मैं एक लाइन का हिस्सा दिखाऊंगी, द पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन कैन ओनली, फिर इसके साथ ये जा सकता है ना बी फुली रियलाइज्ड, है ना, थ्रू। तो कैन ओनली बी फुली रियलाइज। तो आपने एक चीज़ देखी, क्यू के बाद एस होना चाहिए, मतलब क्यू के तुरंत बाद एस होना चाहिए। ये पेयर बन रहा है यहाँ पर ना। इस तरीके से अगर हम पेयर बना लेते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है ऑप्शन फाइंड आउट करना। तो क्यू एस कहाँ है? इसमें क्यू एस है ना, इसमें क्यू है लेकिन एस पहले है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसमें क्यू है लेकिन एस एक गैप के बाद है, आर बीच में आ गया, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये भी सेम, क्यू लास्ट में है, जबकि ओनली के बाद बी फुली रियलाइज्ड हो सकता है। तो हमारा जो अरेंजमेंट है ये सही लग रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंडरस्कोर्स दैट the potential of education can only be fully realized through evidence based on well targeted education policies. तो this is the right answer here. तो हमने right answer को कैसे ढूंढा है? हमने right answer को ढूंढा है, लाइन की शुरुआत अक्सर होती है उसके सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है? पहली लाइन में गिवन टर्म भी सब्जेक्ट हो सकता है और सेकेंड पार्ट में गिवन टर्म भी सब्जेक्ट हो सकता है। आई मीन टू से P वाला ऑप्शन भी रिपोर्ट सब्जेक्ट हो सकती है, Q ऑप्शन में पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन भी सब्जेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ा, जो ये सेकंड ऑप्शन है ना, कैन ओनली, कैन ओनली का कोरिलेटिव पॉइंट कौन होगा? इसके पीछे आने वाली ऑप्शन क्या हो सकती है? कैन ओनली एविडेंस, आप पढ़ेंगे तो आपको सूटेबल नहीं लगेगा। कैन ओनली बी फुली रियलाइज्ड, ये बिल्कुल सूटेबल लग रहा है। तो हमें यह चीज़ समझ में आ गई कि Q और S एक पेयर बन गया और Q S इकट्ठा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में है, जिसमें Q पहले और S बाद में है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें पता चल गया कि हमारा आंसर कौन बनता है, फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की तरफ, जो एक वोकैब पर बेस्ड क्वेश्चन है। वोकैबलरी, सबसे पहले तो आपको एग्रावेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी बात को और उसको ख़राब सिचुएशन पे ले जाना, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो चंचल नहीं होता, फ्लिकर होता है चंचल। तो फ्लिकर यहाँ नहीं है ऑप्शन में, क्वेश्चन में एग्रावेट है। और दूसरा सुचेत है, इन्फॉर्मेटिव से कोई लेना देना नहीं है हमारे ऑप्शन का, क्वेश्चन का। सहमत होता है एग्रीड,
तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए ना रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। कि आपको पता है सहमत का मतलब एग्रीड होता है, आपको पता है चंचल का मतलब फ्रिकल होता है, आपको पता है सुचेत मतलब इन्फॉर्मेटिव जैसा कुछ निकलेगा। तो ये 3 ऑप्शंस क्रॉस हुए, तो बचा कौन है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन। तो उत्तेजना कैन बी द आंसर, है ना, उत्तेजना इसका आंसर हो सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन 78। कहता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सीडेंट। अब आप सोचोगे एक्सीडेंट का मतलब मिसहैपनिंग, हाँ होता है, आई एग्री, लेकिन एक्सीडेंट का मतलब ये भी होता है ना जब कोई चीज़ अचानक से हो, जब कोई चीज़ प्री प्लान्ड ना हो, जब कोई चीज़ इंटेंशंस के साथ नहीं की गई हो। कहते नहीं एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, अचानक से ऐसा हो गया, सडनली ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, जिसका प्लानिंग नहीं था वैसे वो हो गया। तो एक्सीडेंट का वो मीनिंग भी होता है ना, टू फिल द ब्लैंक, हमें इसका ऑपोजिट चाहिए। स्पीच हेल्प्स अस to make clear our dash and desires to other follows, है ना। तो यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो ऑपोजिट होना चाहिए एक्सीडेंट का। इम्पोर्ट्स नहीं हो सकता, ये एक्सपोर्ट्स का ऑपोजिट है इम्पोर्ट्स। पॉइंट्स नहीं हो सकता, ये पॉइंट्स, यहाँ पे तो किसी का ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो अगला ऑप्शन क्या आया, इंटेंशंस। अब आपको लगेगा इंटेंशन कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट का मतलब अचानक और बिना प्लानिंग के हुआ एक इवेंट, एक्सीडेंट मतलब अचानक या बिना प्लान के हुआ एक इवेंट, और इंटेंशन मतलब जिसमें हमारी इच्छा शक्ति थी, जिसमें हमारी इच्छा थी, जिसमें हमारी इंटेंशंस थी। तो हमारा आंसर बनता है फोर्थ ऑप्शन। सोच बढ़ानी है बस, है ना। एक्सीडेंट सिर्फ एक मिसहैपनिंग को नहीं, एक सडन इवेंट को बताने वाला वर्ड है, अनप्लान्ड इवेंट को बताने वाला वर्ड है। तो हमें एक प्लान्ड इवेंट वाला वर्ड चाहिए, इंटेंशंस। तो स्पीच हेल्प्स अस टू मेक क्लियर आवर इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स टू अदर फॉलोज, टू अदर फेलोज है ये ना, मैं वही बोलूँ, रिदम नहीं बन रहा, टू अदर फेलोज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 79 पे, बेस्ड ऑन ग्रामर। The following sentence has been split into 4 segments. नीचे दिया गया सेंटेंस 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स। ध्यान से पढ़ा करो डायरेक्शंस को, कि अब आपने ग्रामेटिकल बेस भी चेक करना है और स्पेलिंग्स भी चेक करने हैं। सो लाइन जो है जोसेफियन रीड, ये रेड होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये पास्ट टेंस की लाइन है ना, रेड, और वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो ये रीड होता है, ठीक है। तो रेड बाइबल फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। बाइबल ये क्या है? नेम ऑफ होली बुक है। आर्टिकल्स के टॉपिक में हमें सिखाया जाता है, हम सिखाते हैं आर्टिकल्स के टॉपिक में कि जो हमारे रिलीजियस बुक्स होती हैं, होली बुक्स होती हैं, वो हमेशा द के साथ आती हैं। द बाइबल, द गीता, द कुरान, द रामायण, तो उनके साथ में हम हमेशा द लेते हैं। तो बाइबल यहाँ बिना द के होना मतलब यही सेक्शन में एरर है। तो ये एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल था कि आर्टिकल यहाँ रिक्वायर्ड था, द आर्टिकल यहाँ चाहिए, क्योंकि होली बुक्स के नेम को, एक धार्मिक किताब है ना, धर्म को बताती किताब के नेम को हम हमेशा द के साथ रखते हैं। सो द बाइबल होता है, बाइबल अकेला नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, गलत है, फर्स्ट में आंसर है इसका। 79 के बाद है क्वेश्चन 80। अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट सी है फिर से ना, तो आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं टुकड़े। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो वाइल द फर्स्ट पार्ट इज इन द करेक्ट प्लेस। अपना जो पहला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये अपनी जगह पर है, बाकी इसके बाद जो 4 पार्ट्स हैं वो शफल्ड है, PQRS लेबल्ड है, वो शफल्ड है ना। अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट सेंटेंस। अब फिर से अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स है, सेंटेंस के पार्ट्स को अरेंज करना है, बट यहाँ एक सबसे बड़ी बात क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, हमें पता है शुरुआत इसी ने करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड। आप इस वर्ब को दिमाग में रखो, कैरिड के साथ एक प्रेपोजिशन आपको भी शायद पता होगा, कैरिड अवे।
द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, तभी बोला जाता है ना प्रेपोजिशन, ग्रामर, कंजंक्शन, ये बहुत मदद करती हैं। ग्रामर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो कैरिड अवे होता है, हमें पता है, तो कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ। अब देखो ये पहला ऑप्शन है हमारा, दो ऑप्शन है जिसमें एस पहला है ना, दो ऑप्शन है जिसमें एस पहला है, एक में एस के बाद क्यू है, एक में एस के बाद आर है। अब हमने ये देखना है कि बी ऑप्शन, आई मीन टू से सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में से कौन वैलिड होगा। तो द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ, अगर हम इसके बाद में आर लगाते हैं तो देखो क्या बनेगा, ग्लोरी ऑफ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस, नहीं ये मैच नहीं कर रहा। फिर दूसरा, अवे बाय द ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्ड ऑफ रेन बलून्स, है ना, ऑफ द सिल्कन कलर्स ऑफ द बलून, हो सकता है ना ये वाला ऑप्शन। तो ये हमारा एस जो लाइन था हमने कैसे चूज़ किया, कैरिड वर्ब की वजह से कैरिड अवे हुआ, और जैसे ही हमें कैरिड अवे से एस मिला तो दो ऑप्शंस हमारे सामने आ गई, सेकंड एंड थर्ड। फिर सेकंड में भी एस के बाद, सेकंड में भी एस है, थर्ड में भी एस है, लेकिन सेकंड में एस के बाद क्यू और थर्ड में एस के बाद आर ऑप्शन पेयर करना है। तो दोनों को एक बार हमने पढ़ के देख लिया तो हमें पता चला कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है, एस क्यू वाला ऑप्शन। कैसे, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ the silken colors of the balloons and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all। देखा, आप पूरी लाइन पढ़ के भी देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यही ऑप्शन वैलिड है। सो सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर ऑफ द लाइन क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 81 में हमें एक फ्रेजल वर्ब उठानी है। हर फ्रेंड्स ऑलवेज, देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ये क्वेश्चन है ना, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन उठाना है आपने। हर फ्रेंड्स ऑलवेज डैश हर। अब देखो स्टैंड टू हर, स्टैंड आउट हर, स्टैंड ओवर हर, क्या हो सकता है, क्या ये स्टैंड टू, स्टैंड आउट, स्टैंड ओवर हो सकते हैं? तो वर्ब तो कॉमन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन से द होल मीनिंग चेंजेस। फर्स्ट है स्टैंड्स टू, इट मीन्स जैसे आर्मी को विद वेपन रेडी किया जाता है एक बॉर्डर पर फॉर फाइट फॉर वॉर, तो स्टैंड्स टू उस कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है। स्टैंड आउट हम तब यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हो कि आप किसी बेटर व्यू को चाह रहे हो, आप इस तरह से खड़े हो जाते हो कि सामने वाले को आप बेटर व्यू से देख पाओ, जैसे ऊंचाई से देख पाओ, तब आप स्टैंड आउट कह सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है स्टैंड ओवर, इसका मतलब होता है जैसे कि हमें ये कहना हो, वॉचमैन होता है वो वॉच करता है, उस तरीके से स्टैंड ओवर आता है। बट जो स्टैंड बाय हम यूज़ करते हैं ना, ये स्टैंड्स पता क्यों लिया इन्होंने, हर ऑप्शन में एस क्यों लिया, ताकि ग्रामेटिकल एरर ना बन जाए कि एस हमें चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर। तो स्टैंड्स बाय का मतलब वेनेवर शी हैज़, जो भी है उसकी फ्रेंड, वेनेवर शी और ही हैज़ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो वो उसके साथ में होती है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने उसके साथ में होती है। तो स्टैंड्स बाय यहाँ के लिए सही ऑप्शन है। सबके मीनिंग है बट सब अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे, फिलहाल की लाइन के हिसाब से स्टैंड्स बाय, तो हर फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय हर, राइट। तो ये था हमारा 81st क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 82। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट, है ना, one of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you do not find any error, mark no error as your answer. तो ये लाइन वही है, हर पार्ट को चेक करना है ग्रामेटिकल बेस रॉन्ग है कि नहीं है या सही है कि नहीं है। द ग्रैंड मदर लुक्स अहेड द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो टू ऑफिस। अब इतनी सिंपल लाइन है, इसको पढ़कर सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझो कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो लुक्स अहेड क्या होता होगा यहाँ पे, लुक्स अहेड, क्या यहाँ लुक्स अहेड का कोई रोल है, क्या लुक्स अहेड का कोई मीनिंग है, क्या इस लाइन में लुक्स अहेड चाहिए? लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक के साथ भी ना हम एक फ्रेज बना दें, एक प्रेपोजिशन यूज़ करते चाहें तो वहाँ पे प्रेपोजिशन बदलते ही वो मीनिंग चेंज होता जाता है। जैसे अगर मुझे कहना हो, सपोज करो लुक एट, तो देखना, इसका मीनिंग होता है देखना। जब हम कहते हैं लुक फॉर,
तो तलाशना, सर्च करना। अगर हम कहते हैं लुक इनटू तो इन्वेस्टिगेट करना। अगर हम कहते हैं लुक डाउन अपॉन तो किसी को अपने से नीचा महसूस करवा देना। अगर हम कहते हैं लुक आउट, हम कहते थे ये तो आपका लुक आउट है, आप देख लो जैसा करना है जैसा नहीं करना है, वो चीज़ आ जाती है। और अगर हम कहते हैं लुक अहेड तो मतलब किसी नेक्स्ट ऑप्शन को देखना। तो अब यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए लुक आफ्टर। इसका क्या मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। अब लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लुक अहेड नहीं चाहिए, लुक आफ्टर चाहिए। कहता है द ग्रैंड मदर, देयर ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो टू ऑफिस। जब बच्चों के माता पिता ऑफिस जाते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर उन बच्चों का देखभाल करती है। तो आंसर इसी बेसिस पर पहला बना कि उसमें लुक अहेड है और हमें लुक अहेड नहीं चाहिए, हमें लुक आफ्टर चाहिए। तो ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर। तो ये फ्रेजल वर्ब देखा आपने, 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स आए, तो ज़रूर याद करना। रोज़ एक वर्ब याद किया करो। मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप रोज़ एक वर्ब उठाओ। जैसे आपने देखा मैंने लुक वर्ब उठाया, जो आपका क्वेश्चन का डिमांड था, मैंने लुक वर्ब उठाया। उसी के साथ में लुक एट देखना, लुक एट हिम, लुक एट हर, लुक फॉर तलाशना। शी इज़ लुकिंग फॉर हर ड्रेस, तो वो अपनी ड्रेस ढूंढ रही है। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना। आई विल लुक इनटू द मैटर मतलब मैं मैटर को इन्वेस्टिगेट करूँगी। लुक डाउन अपॉन टू मेक समवन फील इन्फीरियर। नो वन शुड लुक डाउन अपॉन द अदर्स, किसी को दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लुक आउट का मतलब दैट्स योर लुक आउट, दैट्स योर चॉइस कह लो, दैट्स योर वे कह लो, दैट्स योर रास्ता जैसा आपका जो आप चाहें। लुक अहेड का मतलब लुक अहेड बिफोर यू टेक स्टेप, है ना। लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ समवन और टू टेक केयर ऑफ समथिंग। तो लाइन की डिमांड थी देखभाल करना, तो आपने ऐसे लुक का, जैसे मैंने एक बताया, ऐसे आप हर वर्ब का ना प्रेपोजिशनल चॉइस, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आप ये ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ईजी लगेगा जब आप ये पढ़ लोगे। उससे पहले टफ है, कॉम्प्रिहेंशन आ गया। सो बच्चे फटाफट से नज़र मारो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में। ये हरकुलस का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, जो सन है किसका, ज़्यूस, और एक मॉर्टल वुमेन का। मॉर्टल वुमेन है, देखो वो, ये फिक्शन ही होती है, रियल नहीं होती है। वॉज रिनाउंड फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी, यानी पता चल गया वो स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग है और बहादुर भी है। हाउएवर हिज स्टेप मदर हीरा जेलस ऑफ हिज डिवाइन हेरिटेज, है ना, उसकी जो स्टेप मदर थी उससे जेलसी करती थी। इन्फ्लिक्टेड हिम विद मैडनेस causing him to kill his wife and children, देखो उसके साथ हार्मफुल थिंग्स करती थी। सीकिंग रिडेम्पशन, और हरकुलस embarked on the famous 12 labor tasks set by King Eurystheus. His trial included slaying and वैसे ये है कि जो हिस्ट्री का पैसेज होगा तो वो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक्स का पैसेज होगा वो बहुत कंफर्टेबल लगेगा उन बच्चों को जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो ये तो एक ऐसी गेम है कि आपको बस इसमें अगर आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका टॉपिक आ गया तो आपको इजी, वरना तो ये टफ लगेगा आपको, ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब देखो सीधा क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। हु ग्रांटेड Hercules the permission to ascend Mount Olympus? Olympus. ढूंढो। परमिशन किसने ग्रांट की? परमिशन, देखो कहीं परमिशन हो, कहीं अलाउड हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नज़र आए। अलाउ करना, परमिट करना। इफ़ यू रीड द थर्ड पैसेज, अगर आप थर्ड पैसेज को पढ़ते हो, सो हाउएवर, सेकेंड लाइन, हाउएवर Zeus impressed by his son's heroism granted him immortality, allowing Hercules to ascend Mount Olympus, है ना। तो ये देखा आपने किसने किया? Zeus ने। तो आपको आंसर दिख भी गया होगा, मार्क किया हुआ है। दिस इज द आंसर हियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चले। अब कहते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम होता है जिसका सिमिलर मीनिंग हो, सिमिलर मीनिंग हो।
गिवन वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ो, ऑपोजिट नहीं सिमिलर ढूंढना है। इम्प्रेसिंग नहीं हो सकता, सूदिंग नहीं हो सकता, रीअश्योरिंग नहीं हो सकता। तो आंसर सिर्फ फ्राइटनिंग दिख रहा है जो हमारे इसके मीनिंग को भी मैच कर रहा है। तो फॉर्मिडेबल का मतलब हॉरिफाइंग, तो फ्राइटनिंग इज द आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, हु वॉज हरकुलस मदर। देखो पहली लाइन ही आपको इस पैसेज, इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे फादर का भी जिक्र आया उनके, और साथ ही साथ जिक्र आया अ मॉर्टल वुमेन। तो वहाँ देख सकते हो मॉर्टल वुमेन सेकंड ऑप्शन है। इजी था पैसेज, कोई टफ नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। मैं जितने भी पैसेजेस आए ना, सबसे पहली बात तो सेम फॉर्मेट इन्होंने रखा है कि 3 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं इस बार। ये नहीं कह रही मैं हर बार 3 क्वेश्चंस आएंगे, डिपेंड करेगा, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते होते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ ये जो पैसेज आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ रहा है, इसमें से 3 ही सवाल आ रहे हैं। तो टफ नहीं है, आसान है। तो आप अगर थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स बढ़ा लेंगे, आप अगर एक पैसेज रीड करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो ये आसान होगा आपके लिए। सो ये था हमारा पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 का एक और पेपर। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक पेपर डिस्कस करेंगे, पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर। और तब तक के लिए रिहर्सल करते रहिए, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते रहिए, वोकैबुलरी पढ़ते रहिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करते रहिए, और ग्रामर का टॉपिक रिवाइज करके फिर एक्सरसाइज करते रहिए। ये सब करेंगे तो आपको भी पेपर आसान लगेंगे, फिर टफ नहीं लगेगा। फिर ये आप आराम से इनके एरर डिटेक्ट कर पाओगे, आप इनके आंसर्स फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।